नमस्कार। चलते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 5 किंगडम थे। पहला किंगडम मोनेरा था, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा था, तीसरा किंगडम फंजाई था, चौथा जो आपका किंगडम प्लांटी है, और पांचवा हम लोग जिसमें हम लोग आते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किंगडम मोनेरा की। तो हेडिंग आप सबसे पहले डाल दीजिएगा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डिटेल में जाकर के बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपके नीट लेवल पर जाकर के, और एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं निकलेंगे। एनसीईआरटी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, उसको लेकर के अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये आपका। ठीक है, चलो भाई। तो भाई किंगडम मोनेरा के बारे में जानकारी ले हम लोग। किंगडम मोनेरा में क्या है, जितने भी किंगडम मोनेरा में आते हैं वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स हैं। मोस्टली क्या, सभी प्रोकैरियोट्स हैं भाई। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, ये पहले तो यही बता दो हमको। कई लोगों को तो इसी में दिक्कत है सर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब समझते हैं आप लोग? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यही बता दो हमको, तब आगे की बात करना सर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर, उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियोसोम है वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे यूकैरियोट्स में आप जाओगे तो जैसे भाई ये हो गया भाई उसका सेल। ठीक है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, उस न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा, उसका जो है साइटोप्लाज्म जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं वो मिलेगा, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी मिल जाएगा। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या क्या है इसके पास भाई? इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है बिल्कुल है। इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, बिल्कुल है बाबू, इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। इसके पास न्यूक्लियोलस है, बिल्कुल है। और साथ साथ में इसका जो डीएनए है वो तो इसके पास है ही। जब ये सारी चीजें उसके पास होती है तो उसको बोलते हैं एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। आ गई बात समझ में? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है जिनके पास नहीं होता है वो आपके होते हैं कौन? प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लीजिए ये कौन है भाई? ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सब ताम झाम नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से लो, न्यूक्लियोलस लो, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा फालतू नहीं है। उसमें तो सिंपल उसका एक न्यूक्लियस मिलेगा ऐसा गोल। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। उसमें आपको ऐसा एक गोल न्यूक्लियस मिलेगा, और एक ही मिलेगा। वो न्यूक्लियस कहो या उसका डीएनए कहो, जो भी कहो, यही उसका डीएनए है, एक सिंगल एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। और डबल स्ट्रैंडर्ड होगा, ये भी खास बात है इसकी। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये इसके अंदर मौजूद है, और कोई ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई ऐसा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, कोई न्यूक्लियोलस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास। सिंपल सा ऐसे ही घूम रहा है आवाराओं की तरह, बिल्कुल मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही उसके अंदर फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। यानी कि ये जो डीएनए आप देख रहे हो ना, डीएनए का, बैक्टीरिया का, ये फ्रीली प्रेजेंट है। फ्रीली प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में
ऐसे ही खुल्लम खुल्ला, कोई उसके पास प्रोटेक्शन नहीं। ऐसा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे चल के अपन। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस होता है वो सब यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? उनको हम लोग यूकैरियोट्स बोलते हैं। जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस होता है, जिसके पास प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म हो, उसमें उसका न्यूक्लियोलस हो, और फिर उसके अंदर उसमें डीएनए हो, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वो किस में होता है? सिर्फ यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं। प्रोकैरियोट्स में एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, और एक ही डीएनए होता है बस। और वो साइटोप्लाज्म में कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, ऐसे ही फ्रीली घूमता है। कोई उसके ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो कि मुझे उसी में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसलिए इसको अपन, ये होता है प्रोकैरियोट्स में, ध्यान रखना। तो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सिंपल जो डीएनए है वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव, या कहें अपन लोग फ्रीली प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। किसके अंदर होता है? ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। मेरे हिसाब से अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर होता है। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सब की सब किंगडम मोनेरा में पटक दिए, बोले चलो निकलो यहां से, भागो तो चलो जाओ, सब किंगडम मोनेरा में जाओ। बोले कौन? प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स चल निकल, निकल यहां से, पतली गली से निकल ले, चल उधर, वो देख कोने में जाके उधर है किंगडम मोनेरा ग्रुप, वो दरवाजा दिखा है, वहां से घुस जा अंदर। तो किंगडम मोनेरा में जाकर के चलो अंदर जाओ। किंगडम मोनेरा में ज्यादातर जितने भी हैं वो सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही सेल है उनके पास, एक सेल, एक सेल के अंदर ही पूरा खत्म, वही एक सेल। जैसे हमारे पास तो वही ऐसे सेल तो रोज झड़ते हैं, रोज। मैं अगर जोर से ऐसे स्किन खुजा दूं ना, तो कई सेल तो निकल करके ऐसे जमीन पे गिर जाए। उनके पास ले दे करके वही एक सेल है, वही उनका जीवन है। ये यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ले दे करके बस वही एक सेल है, और उसी सेल में उनको अपना जीवन जीना है। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया सिंगल सेल। हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, लाखों मिलियंस में सेल है हमारे पास, वहीं इनके पास एक ही सेल है। अब सोचो इनके पास एक सेल है तो ये कितनी ज्यादा संख्या में होंगे। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो ना, कहीं से भी राह चलते आपने कहीं से एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली, आप यकीन नहीं मानोगे उस मुट्ठी के अंदर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। यही प्रोकैरियोट्स उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और ये हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जो जहां पर ये नहीं होते? ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह लेते हैं। they also live in एक्सट्रीम हैबिटेट। जो एक्सट्रीम हैबिटेट होता है ना, जहां पर कोई नहीं रह सकता, वहां पर भी ये रह लेते हैं यार। जैसे हॉट स्प्रिंग, उसमें रह लेते हैं। सोचो जहां पर पानी गर्म रहता है, इतना गर्म पानी रहता है कि कोई और सरवाइव नहीं कर सकता, वहां पर ये रह लेते हैं हॉट स्प्रिंग में। ये डेजर्ट में रह लेते हैं, एकदम तापमान जहां 55-60 डिग्री सेल्सियस हो गया, वहां पर जाकर के ये रह लेते हैं। एकदम भारी बर्फबारी, जहां दूर दूर तक कोई रहने को नहीं मिलता, वहां पर ये बैक्टीरिया रह लेते हैं। इवन समुद्र की गहराई में, जहां पर कोई जाने से डरता है, कोई नहीं रह सकता, वहां पर कुछ ही लोग देखने, कुछ लोग से मतलब है कुछ ही स्पीसीज देखने को मिलेंगी अपन को फिशिश की,
वहां पर भी ये देखने को मिल जाते हैं, डीप ओशियंस में भी ये देखने के लिए मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब बस ये है, किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनसे ये बिलोंग करते हैं। ये फीचर्स है इसका इसका लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किंगडम मोनेरा belongs to the family prokaryotes। ये प्रोकैरियोट्स जो फैमिली है ना, उससे बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब की सब किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म जो इस किंगडम से बिलोंग करते हैं उनके पास किसी के पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो इस ग्रुप से मतलब है किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, उनके पास किसी के भी पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास किसी के भी पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस, किसी के भी पास ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास डीएनए नहीं होगा, डीएनए तो है, लेकिन उसको कवर करने के लिए कोई ऐसी स्पेशल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा उसका डीएनए है तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। ऐसा कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म भी यही है, ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यही है। ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी पृथ्वी पर सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो वो यही है। ऑन अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो वो यही है, सबसे पुराने। हमारे दादा परदादा तो अभी नहीं मान लो इनके सामने, ये तो बहुत पुराने, जब से हमारी अर्थ बनी ना तब से है ये, बहुत 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 पुराने हैं ये, बहुत पुराने। ठीक है, आ गई बात समझ में, इसको याद रखना। ठीक है, इनके अंदर जो डीएनए है वो खुला पड़ा रहता है, नेकेड, कोई इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, नेकेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। नेकेड डीएनए, नंगा डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें बताओ, नंगा डीएनए, नेकेड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है। नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट। नेकेड डीएनए से मतलब है नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नहीं है। छी 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 छी, बताओ, डीएनए नंगा है इसका, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होती, इसका नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कोई कवरिंग नहीं है, प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। और डीएनए की अगर मैं बात करूं, जैसे भाई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमें एक डीएनए देखने को मिलेगा और वो एक ही होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा नहीं होता, सिंगल डीएनए है। और ये जो सिंगल डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्ट्रैंडेड। हम लोगों के अंदर अगर मैं यहां पर यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो कभी भी आपको ऐसा सर्कुलर नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको ऐसा लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। ये लीनियर डीएनए है और उसके ऊपर भी ऐसा आपको एक
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है ना वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि यहां पर एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। यहां पर ऐसा कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस यहां पर नहीं होता है। मतलब कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर हमको नहीं मिलती है। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, ठीक है, कोई यहां पर न्यूक्लियोलस नहीं। और तो और जैसे यहां पर सारी चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये एक न्यूक्लियोलस है, ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियर प्लाज्म, बेचारा गरीब आदमी, कोई न्यूक्लियोलस नहीं, इवन इसके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं। सोचो, ये अच्छा पॉइंट है। यहां पर जो डीएनए आपको दिख रहा है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर होते हैं, जबकि यहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं, नो हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कहोगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या बला है भाई? ये हिस्टोन प्रोटीन आपको समझाएंगे जब समय आएगा, इसका लेक्चर आएगा तब आपको डिटेल में समझाएंगे। तो कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं, मतलब एक सिंपल सा डीएनए है, उस डीएनए में कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं। जबकि यूकैरियोट के पास जो डीएनए होता है ना उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियोलस है, सब कुछ है, वो ट्रू न्यूक्लियस है। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, एक सिंपल सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बिल्कुल अकेला है, एक ही है बस खाली, और वो भी सर्कुलर है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और हम बात करें भाई, यहां पर हमको 70S टाइप का राइबोसोम देखने के लिए मिल जाएगा, 70S टाइप का राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमें 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये सब की सब क्या है भाई? एब्सेंट है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हमको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट बाबू नहीं मिलेगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर लिख लो डायरेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, जैसे गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई इसके पास? कुछ भी नहीं है। जैसे और देखो, जैसे इसके पास सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा, ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसके पास नहीं होता। अगर है तो एक राइबोसोम इसके पास जरूर मौजूद है। बाकी का यहां पर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पर आपका ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हालांकि सेक्सुअल भी होता है, वो अलग चीज है, परफेक्ट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, वो होता है बाइनरी फिजन से, मेनली उसी से रिप्रोड्यूस करते हैं ये, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय दी बाइनरी फिजन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मान करके आप चलिए, बाइनरी फिजन से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मिलेगा। और बडिंग से भी होता है, लेकिन बाइनरी फिजन का तो बाबू कोई तोड़ नहीं, सबसे ज्यादा जो होता है वो बाइनरी फिजन से ही होता है। और देखो भाई, और क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसकी सेल बॉल को लेकर के हम लोग चर्चा करें तो इसकी सेल बॉल प्लांट की और फंगस की सेल बॉल से बहुत अलग है।
इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। काय की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूरिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? म्यूरिन बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन। ये क्या होता है इसके अंदर वो सब बताएंगे अपन, अभी सेल वॉल पढ़ेंगे ना तो सब बताएंगे वहां पर डिटेल में। और इसके अंदर हमको फ्लैजिला भी देखने के लिए मिल जाता है, फ्लैजिला आल्सो प्रेजेंट। फ्लैजिला यहाँ क्या कर रहे हैं बाबू? यहाँ फ्लैजिला का क्या काम? फ्लैजिला होते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब चलने फिरने में काम करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। और मैं आपको एक और बात अच्छे से बता दूं, बैक्टीरिया जो होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये अच्छे डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, ये एक बढ़िया एनवायरमेंटल डिकम्पोजर भी है। दीज आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर, ये एक बहुत बढ़िया डिकम्पोजर भी है। आपको जानकर के हैरानी होगी, कुछ लोगों को लगेगा सर ये बैक्टीरिया क्यों है, कितने गंदे होते हैं, छी छी छी, बीमारियां हो जाती हैं, रोज हम हाथ धोते हैं, ये नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता। लगभग 95%, 95% बैक्टीरिया जो है ना वो आपके लिए अच्छे हैं। 5% है जो बीमारियां करते हैं, और रेयर है, इतना नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई बीमार हो जाता है। बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? इस सेंस में बहुत अच्छे होते हैं, वो एनवायरमेंटल डिकम्पोजर हैं। कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है? सोचो, आप ऐसा सोचो, आप कल्पना करो कि अगर बैक्टीरिया ना हो तो क्या होगा। सर बैक्टीरिया नहीं हो बहुत अच्छा होगा सर, फिर तो बैक्टीरिया नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बीमारी नहीं। वो तो ठीक है, बीमारियां एक अलग केस है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ही ना हो तो पता है क्या होगा? हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी डेड बॉडी से भर जाएगी, लाशें ही लाशें होंगी चारों तरफ, अगर बैक्टीरिया नहीं हुआ तो। ऐसा काहे सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मतलब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमारी बॉडी पूरी लाशों से भरी होगी, डेड बॉडी से भरी होगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई, ये एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स हैं। सोचो, आप इस बात को सोचोगे अगर बैक्टीरिया नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ, रोज कहीं ना कहीं कितने जानवर मरते हैं, कहीं ना कोई पेड़ जो है वो टूट करके गिरता है, कोई पक्षी मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है। इनकी डेड बॉडीज का क्या हो रहा है? भाई हम इंसान में तो चलो एक सुविधा है, हमारी एक परंपरा है, हिंदू धर्म में कोई मर गया तो जला दिया, दूसरे धर्म में कोई मर गया तो उसको दफना दिया। जानवरों को कौन जलाने जा रहा है जंगलों में? कौन जलाने जा रहा है? अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो आज पूरे के पूरे जंगल जो है ना वो जानवरों की लाशों से, पेड़ पौधे जो टहनियां जो टूट जाती हैं, पत्तियां टूट जाती हैं, पत्तियां तो रोज टूट रही हैं, पेड़ टूट रहे हैं, उनसे भरा पड़ा होता। हमारी पूरी जमीन, हमारी पूरी अर्थ ही जो है ना वो भरी पड़ी होती। आप सोचो, आप अंदाजा लगाओ कि भैया जो खेती करते हैं, तो खेती करने पर हम लोग क्या करते हैं भाई? जैसे मान लीजिए किसी ने गेहूं की खेती करी, तो वो गेहूं की खेती में खाली गेहूं गेहूं के जो बीज हैं उनको निकाल लेगा, गेहूं निकाल लेगा, जाकर के उसका आटा ले लेगा और बनवा लेगा। अब बाकी का जो बचा भूसा है उसका क्या करेगा वो? आप कहोगे सर वो भूसा जो है ना उसको गाय भैंसों को खिला दिया जाएगा। चलो ठीक है, गाय भैंसों को खिला देंगे, ये तो गेहूं की बात होगी। ऐसे आपका चावल है, मक्का है, ना जाने कितनी सारी फसलें हैं, क्या सबका आप गेहूं जो भूसा जो है वो आप अपनी गाय भैंसों को खिलाते हो? इतनी तो गाय भैंसे नहीं है जितना चारा है, तो क्या करोगे भाई? हम लोग उसको फील्ड में ही छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। उनको सड़ाने वाला कौन? यही तो है प्रोकैरियोट्स, वही तो सड़ाते हैं। तो सोचो अगर ये ना हो तो हमारे गांव के जितने भी खेत हैं वो सब इसी चारे से भर जाएं, हम खेती करने लायक जमीन नहीं बचेगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, हाथ जोड़ो भाई, प्रणाम करो इनको, बहुत बहुत जरूरी है, ये एनवायरमेंटल डिकम्पोजर है ये। ठीक है, चलो और हम बात करें इनमें न्यूट्रिशन की, तो इनके अंदर अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन है। जैसे जैसे हमको ये ऑटोट्रॉपिक देखने के लिए मिल जाते हैं,
ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। जैसे ये हमको हेट्रोट्रॉपिक देखने के लिए मिल जाते हैं, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। इसके अलावा ये पैरासिटिक भी हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो बीमारियां करते हैं, ये पैरासिटिक की बस समस्या वाला है। और सेप्रोफाइटिक भी हैं। एक्चुअल में जो आपके हेट्रोट्रॉपिक है ना, वही सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पर, मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करते हैं। आ गई बात समझ में? सर ये है कौन, इतना तो बता दो, आपने सब कुछ बता दिया, है कौन, एग्जाम्पल तो बताओ। चलो तो इनके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। कौन है बाबू ये जो इतनी मेहरबानी हम पर कर रहे हैं, कौन है ये? इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया। सबसे पहला लिख लीजिएगा आप यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो एक्चुअल में सही मायने में बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया है ना, वही है ये यू बैक्टीरिया, इसके अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बच्चे दिमाग खराब हो, सर ये क्या लिख रहे हो आप, ब्लू ग्रीन एल्गी? इसमें तो एल्गी लगा है सर, ये एल्गी लगा है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये एल्गी तो एल्गी में होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या है भैया? ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम में भले ही एल्गी लगा है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि एल्गी लगा है तो ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है। एल्गी भले ही लगा है, ये एक्चुअल में प्रोकैरियोट ही है। इसी को तो बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। कंफ्यूज मत होना बाबू, नाम में भले ही ब्लू ग्रीन एल्गी लगा है, लेकिन है वो एक प्रोकैरियोट ही। इसी को शॉर्ट में हम लोग BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही। ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये कोई एल्गी नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही आते हैं। वो बात और है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट करते हैं ना, वैसे ही ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। और ये भी माना गया है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहली बार ऑक्सीजन लाने वाले ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो वो यही है। हाथ जोड़ भैया इनको प्रणाम, इनके पैर कहां है, छू लो। हमारी पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है, जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि हमारी पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन लाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ही यही है। यही ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहली बार हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेकर के आए, ब्लू ग्रीन एल्गी, यही है वो जो ऑक्सीजन लेकर के आए थे। साइनोबैक्टीरिया भी इनको हम लोग कहते हैं। और कुछ लोग इनको समझते हैं कि ये तो यूकैरियोट्स हैं क्योंकि इनके आगे एल्गी लगा है। ना बाबू, एल्गी लगे होने से वो यूकैरियोट नहीं हो गया, उनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये समझाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर? और आता है इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया। याद है कुछ पिछले लेक्चर में आपको कार्ल बूज का 3 डोमेन सिस्टम पढ़ाए थे, जिसके अंदर बैक्टीरिया को उन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। ये वही आर्की बैक्टीरिया है, ये भी इसी में आते हैं। और क्या आता है भाई? इसमें आते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बात कर रहे हो सर, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स हैं? हाँ, माइकोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और बताओ सर, और जैसे आपने नाम सुना होगा एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। हाँ बाबू, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। और आपने नाम सुना होगा रिकेट्सिया। 6वें नंबर पे लिख लो रिकेट्सिया। रिकेट्सिया सुने हो कि नहीं सुने हो? पहले तो ना, एक मिनट, रिकेट्सिया में डबल टी आता है, रिकेट्सिया ये भी प्रोकैरियोट में आता है। और क्या है? और एक और लिख लो क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ये भी प्रोकैरियोट में। ये जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं सब की सब बहुत जरूरी हैं, अच्छे से याद कर लेना बाबू। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है सारी चीजें, ठीक है। चलो अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? यू बैक्टीरिया की। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यू बैक्टीरिया।
यानी कि जो एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया है ना, जो सही मायने में बैक्टीरिया है ना, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो सही मायने में बैक्टीरिया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे थाउजेंड्स हैं, हजारों की संख्या में डिफरेंट यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे एक नहीं है, हजारों की संख्या में है। देयर आर thousands of डिफरेंट यू बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के, हजारों प्रकार के डिफरेंट टाइप के यू बैक्टीरिया जो हैं वो हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है सर? इनकी विशेषता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सेल वॉल। दे आर characterized by the rigid cell wall। एक तो क्या है भाई, इनके पास रिजिड सेल वॉल मौजूद है, सबसे बड़ा फीचर। इसके अलावा ये मोटाइल है, अगर इनके पास फ्लैजिला है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इफ मोटाइल, अगर ये मूव कर सकते हैं तो फिर इनके पास फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। अगर ये मोटाइल नहीं है तो फिर फ्लैजिलम नहीं होगा, और अगर मोटाइल है तो फिर फ्लैजिलम इनके पास मौजूद होगा। आ गई बात समझ में? चलो सबसे पहले हम लोग इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ यू बैक्टीरिया, कि हमारे जो यू बैक्टीरिया हैं इनकी हिस्ट्री क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बैक्टीरिया का जो डिस्क्रिप्शन है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, दिखने में क्या है, ये सबसे पहली बार दिया था एंटोनी वॉन लीविनहॉक ने। नाम सुना होगा आपने, लीविनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। उन्होंने ही सबसे पहला डिस्क्रिप्शन दिया था इसका, बैक्टीरिया का। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। बैक्टीरिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहली बार किसने दिया था? वाज गिवन फर्स्ट टाइम बाय एंटोनी, ए बी। पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप तो सरनेम याद रखो। एंटोनी वॉन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। लिविनहॉक से जरूर क्वेश्चन पूछना है। लिविनहॉक इनका सरनेम है, लिविनहॉक, बस ये जरूर आप याद रखो। पूरा नाम क्या है इनका? एंटोनी वॉन लिविनहॉक, ये इनका पूरा नाम। एक मिनट, लिविनहॉक में ओ नहीं आएगा, ई आएगा अकेला। लिविनहॉक, ये इनका नाम है, ये आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। और कब दिया था इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन? 1683 के अंदर, 1638 में ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था। और इसके बारे में इन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, जो हुआ था आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, रॉयल सोसाइटी जनरल में। और उसको नाम दिया था इन्होंने बैक्टीरिया को स्मॉल एनिकुलस, स्मॉल एनिमिकुलस। पब्लिश्ड हिज आर्टिकल, इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था किसके अंदर? हालांकि वो चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि कहां पब्लिश हुआ था, बस नाम याद रखो, रॉयल सोसाइटी जनरल में, रॉयल सोसाइटी जनरल में पब्लिश हुआ था। और इसी जनरल के अंदर ही इन्होंने इसको नाम दिया था, मतलब बैक्टीरिया के बारे में बताया था, स्मॉल एनिमल क्यूल्स, ये इसको नाम दिया था। एंड कॉल्ड देम स्मॉल एनिमल क्यूल्स, ये इसको बाबू नाम दिया था। आ गई बात समझ में? ये आईएमपी लगा देना, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बैक्टीरिया का सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन है वो एंटोन वॉन लिविनहॉक ने 1683 में दिया अपनी एक रिसर्च के अंदर, जिसका नाम था, या जिसको उसमें पब्लिश किया गया था रॉयल सोसाइटी जनरल में।
और वहां पर उसी जनरल के अंदर उन्होंने उस बैक्टीरिया को सबसे पहली बार क्या कहा, स्मॉल एनिमल क्यूल्स, ये नाम दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी का अगर हमें क्रेडिट देना हो तो किसको दें, किसको दें भाई, इन्हीं को दें और किसको दें, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने दी है, किसने की है भाई, तो आंसर आपको एंटोन वॉन लीवेनहॉक ही बताना है, एवी लीवेनहॉक, यही आंसर आपको देना है। और इसीलिए तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था और ढेर सारे इनके पास माइक्रोस्कोपिक लेंस थे, अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर वाले, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सो सिंपल सा लिख लो ऐसे ही, ए वी लीवेनहॉक जो है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और क्या बोलते हैं इन्हीं को, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हीं को बोलते हैं और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बाबू इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लें कि सर ये जो शब्द है बैक्टीरिया, ये भी क्या इन्होंने ही दिया, ना ये इन्होंने नहीं दिया। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये जो शब्द है बैक्टीरिया, ये किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट है इरहेनबर्ग, सी जी इरहेनबर्ग, इरहेनबर्ग, ये एक साइंटिस्ट है, सी जी इरहेनबर्ग। इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया शब्द दिया था। और ये बैक्टीरिया शब्द बहुत पहले दे दिया था इन्होंने, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जहां से दिया गया था। बेसिकली ये एक ग्रीक भाषा का शब्द ही है जिसका मतलब है स्मॉल रॉड, फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्मॉल रॉड, वहां से दिया था। तो वो सब खैर लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली आप तो इतना लिख लो। आपसे ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो यही पूछ लेंगे कि बैक्टीरिया जो शब्द है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो दिया था सी जी इरहेनबर्ग ने। आ गई बात समझ में। ऐसे बैक्टीरिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। एक साइंटिस्ट आपने सुने होंगे, लुईस पाश्चर का नाम सुना है, लुईस पाश्चर, बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट हैं भाई लुईस पाश्चर। नहीं सुना तो जाकर के डूब के मर जाओ कहीं लुईस पाश्चर का नाम नहीं सुना तो। और इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट कोच। इनका नाम भी नहीं सुना तो जाकर के दोबारा से मर जाओ डूब के कहीं। नहीं मरना नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं बाबू, कहीं चले जाओ तुम यार। तो रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, इन्होंने बैक्टीरिया के रोल को डेमोन्स्ट्रेट किया था, बताया था कि बैक्टीरिया डिके और फर्मेंटेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। ये डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिके एंड फर्मेंटेशन, मतलब चीजों को सड़ाने में और उसको फर्मेंट करने में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, ये लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच ने बताया था। बाद में रॉबर्ट कोच ने यह भी प्रूव किया था कि बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज करते हैं, बाद में बताया था ये, लेटर रॉबर्ट कोच ने ही बताया था। रॉबर्ट कोच ने यह बताया था 1910 में। क्या बताया इन्होंने, कहा है कि बैक्टीरिया जो है वो डिसीज भी कॉज कर सकते हैं, ये इन्होंने प्रूव किया था। प्रूव्ड दैट द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज द डिसीज, जो डिसीज कॉज कर सकता है, टू कॉज द डिसीज इन मैन, हम इंसानों के अंदर भी और जानवरों के अंदर भी, मैन एंड एनिमल, और जानवरों के अंदर। मैन का मतलब ये मत समझना कि केवल पुरुषों के अंदर, महिलाओं के अंदर भी, हाँ ऐसा कुछ नहीं होना आप लोगों को, सबके अंदर है। आ गई बात समझ में, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम बात करें इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की, कि भाई जब इसको खोजा गया तो इसको टैक्सोनॉमी में कहां पर जगह मिली। सिस्टमैटिक पोजीशन, हेडिंग डाल दीजिएगा, सिस्टमैटिक
पोजीशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन तो बाबू यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टमैटिक पोजीशन। यानी कि इनको टैक्सोनॉमी में कहां पर जगह दी गई थी। देखो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जब बैक्टीरिया को खोजा था तो इन्होंने इसको नाम क्या दिया, स्मॉल एनिमलक्यूल्स। नाम में ही एनिमल है भाई, सीधी सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इसको क्या कहा था, बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था, स्मॉल एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स, तो देखो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, स्मॉल एनिमलक्यूल्स, मतलब ये तो एनिमल ही है। हाँ सही बात है, इनको इन्होंने प्लेस किया बैक्टीरिया को एनिमल किंगडम में, एंड प्लेस्ड बैक्टीरिया इन एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में इसको प्लेस कर दिया कि भाई बैक्टीरिया जो है वो तुम बोले एनिमल किंगडम में जाओ। इनको एनिमल किंगडम में बता दिया कि बोले तुम एनिमल किंगडम हो, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एनिमल की तरह मूव कर सकता है, ये उसका मेन कारण था। बिकॉज ये कारण भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एसर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें कारण ही पूछे जाते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया एनिमल की तरह मूव कर सकता है, कैन मूव लाइक एनिमल, यानी बैक्टीरिया के पास लोकोमोशन है, बैक्टीरिया लोकोमोशन, बैक्टीरिया मूव कर सकता है। आ गई बात समझ में। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं F.J. कोहेन, बड़े आईएमपी लगा देना इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बाबू ये, F.J. कोहेन, F.J. कोहेन। 1854 की बात है, बहुत पुरानी बात है ये, 1854 की। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है उसको प्लांट में रखा जाए, कंसीडर्ड बैक्टीरिया एज अ प्लांट, कंसीडर्ड बैक्टीरिया अमंग दी प्लांट। बोले बैक्टीरिया को ना प्लांट में रखो यार, एनिमल में नहीं। लोग चौंक गए, बोले क्या बोल रहे हैं आप, पागल हो गए हो क्या, हैं, मतलब बैक्टीरिया को आप प्लांट में रखोगे क्या, पगला गए हो क्या। इन्होंने कारण भी बताए, बिकॉज ऑफ 3 रीजन, इन्होंने 3 कारण बताए और जो कि बड़े सटीक कारण थे, बिल्कुल सही उन्होंने बताया। क्या थे वो कारण, मतलब हमको भी सोचने में लग रहा है कि यार कैसे बैक्टीरिया को आप प्लांट में कैसे रख सकते हो। 3 कारण इन्होंने बताए। पहला कारण ये कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, दे हैव सेल वॉल। अगर ये एनिमल है तो एनिमल के पास तो सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल प्लांट के पास मिलती है, इसलिए इसको बोला कि ये प्लांट वॉल में रखो। कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके पास तो क्लोरोफिल पिगमेंट है। भाई प्लांट जो होते हैं उन्हीं के पास क्लोरोफिल होता है, वही ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि प्लांट के अंदर होते हैं। भाई इनके पास भी है, कमाल है, यानी कि ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। और फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में होता है। सोचो कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कैसा लगेगा सुनने में। और बाकी ये सच बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो भी तो प्रोकैरियोट ही है, बैक्टीरिया ही है, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी सही बात है। और दूसरा है सॉल्युबल फूड का डिफ्यूजन, सॉरी तीसरा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल फूड, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल फूड। ये 3 कारण हैं, ये 3 कारण जो किसने बताए, कोहेन ने बताया 1854 में, 1854 में। आ गई बात समझ में। और तो और ये छोड़ो, कई तो ऐसे महान वैज्ञानिक आए जिन्होंने बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रख दिया। बैक्टीरिया आल्सो प्लेस्ड, बेचारा बैक्टीरिया कहां कहां भटका है, ये कहां कहां भटका है, कोई कहीं पटकता है, चल तू निकल यहां से, चल चल,
किंगडम मोनेरा के नहीं है, तू चल प्रोटिस्टा में चल, निकल यहाँ से, भाग। उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। बताओ क्यों डाल दिया? बोले बोले तू यूनिसेलुलर है तू यूनिसेलुलर एनिमल की तरह है, जैसे प्रोटोजुआ की तरह है। जैसे प्रोटोजुआ के पास फ्लैजिला है, तेरे पास भी फ्लैजिला है, तू भी पैरासिटिक नेचर का है, तू भी बीमारी करता है, और जो अपना क्या कहते हैं प्रोटोजुआ है वो भी बीमारी करता है। बोले तुम दोनों एक ही हो, चलो निकलो यहाँ से, प्रोटोजुआ में जाओ, किंगडम मोनेरा में तुम्हारा काम कोई काम नहीं, निकालो। भगा दिया इसको। इसको प्रोटिस्टा में रखा है। कारण याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ, क्या कारण बताया मैंने आपको? इनकी सिमिलरिटीज है। बिकॉज ऑफ दियर सिमिलरिटी। किसके साथ सिमिलरिटी है? इनकी सिमिलरिटी है प्रोटोजोआ के साथ, विद द यूनिसेलुलर और एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटोजोआ। बोले बैक्टीरिया तुम तो प्रोटोजोआ जैसे हो यार, तो तुम यहां क्या कर रहे हो, चलो प्रोटोस्टा में जाओ। जैसे इन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पास तो फ्लैजिला है, बाकी के जो दूसरे लोग थे हमेशा घर के जो लोग होते हैं, कॉलोनी के जो लोग होते हैं, वही ऑब्जेक्शन लेते हैं। उन्होंने लिया, बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो फ्लैजिला है, तुम तो बीमारी को, तुम तो पैरासिटिक नेचर के हो। और बोले फ्लैजिला और पैरासिटिक नेचर का तो प्रोटोजोआ भी है, तो चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ प्रोटिस्टा में जाओ, तुम तो प्रोटिस्टा में रहने लायक हो, किंगडम मोनेरा में क्या कर रहे हो। भगा दिया इनको, भगा दिया इनको। तो ये इनके पास फ्लैजिला थे, ये पैरासिटिक नेचर के थे, और लिख लीजिए बीइंग पैरासिटिक इन नेचर, और ये पैरासिटिक नेचर के थे, तो इनको गेट आउट कर दिया। बोले निकलो यहां से, भागो, फ्री फंड में यहां नहीं रहोगे, चलो प्रोटिस्टा में निकाल दिया इनको। बाद में फिर एक साइंटिस्ट आते हैं विट्टेकर, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेटर विट्टेकर नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने कहा भाई तुम बहुत परेशान हो गए, कोई तुमको धक्के मार करके, लात मार करके भगा देता है, चल निकल मोनेरा में, चल निकल प्लांट में, कोई एनिमल में, कोई प्रोटिस्टा में। बेचारा बैक्टीरिया परेशान, साहब एक जगह दे दो, मैं वहीं रुक लाऊंगा। तो ये विट्टेकर आए, इन्होंने कहा बेटा टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को एक अलग स्थान देता हूं, एक अलग जगह देता हूं, और वो जगह है किंगडम मोनेरा। बोले आज के बाद तुमको कोई बदलाव नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, तुम किंगडम मोनेरा में हो, ना तुम किंगडम प्रोटिस्टा में कहोगे, ना तुमको कोई प्लांट बोलेगा, ना तुमको कोई एनिमल बोलेगा, ना तुमको कोई फंगस बोलेगा। बोले तुम किंगडम मोनेरा हो, तुमको एक अलग अलग नया घर दे दिया मैंने, जाओ किंगडम मोनेरा में जाकर के मरो। तो इनको अलग रख दिया, किंगडम मोनेरा। इन्होंने कहा कंसीडर्ड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों को, बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को, दोनों को यहां पर कहां रख दिया? इन्होंने कहा कि ये दोनों ही प्रोकैरियोट हैं, और इनको प्लेस किया जाए किंगडम मोनेरा में, एंड प्लेस्ड अंडर द किंगडम मोनेरा, और इनको रख दिया गया कहां पर? किंगडम मोनेरा के अंदर। बोले जाओ किंगडम मोनेरा में मजे करो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। किंगडम मोनेरा, जो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, उसके अनुसार, इन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके बाद से लेकर के आज तक किसी ने इनको बदलाव, इनको चेंज नहीं किया है। बोले किंगडम मोनेरा में आज भी ये मौजूद है। इज दैट क्लियर? आ गई होगी बात समझ में, इससे ज्यादा और डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 हम जाएंगे, तो पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।